Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 13 न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं, एकदम सिंपल तरीके से, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम तक याद रहें और इस चैप्टर का डर बिल्कुल निकल जाए। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लगभग हर घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है उसके अंदर एक्चुअली एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है? रेडियो एक्टिव घर के अंदर? ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग और डरावना सा लग रहा है। मुझे तो लगा था ये सब सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स या बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स में ही होता है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच ये है कि अमेरिसियम 241 नाम का एक एलिमेंट उसमें होता है। वो लगातार अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम न्यूक्लियाई? एग्जैक्टली। तो जब धुआं उन पार्टिकल्स के रास्ते में आता है तो वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और बस अलार्म बजने लगता है। अच्छा, तो इस तरह से वो धुएं को डिटेक्ट करता है। ये तो काफी क्लेवर यूज है। और कोई ऐसी आम चीज है जहां ये यूज होता हो? हाँ, एक और बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल्स में कैंसर को डिटेक्ट करने वाले पेट स्कैन्स। पेट स्कैन्स, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। हाँ वही, वो भी इसी न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। बॉडी में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव ट्रेसर देते हैं जो जाकर कैंसर सेल से चिपक जाता है और फिर मशीन उस ट्रेसर से निकलती हुई रेडिएशन को डिटेक्ट करके कैंसर की एक 3D इमेज बना देती है। वाओ, मतलब एक ऐसी चीज जो दिखती भी नहीं, उसे हम लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। सही पकड़ा। तो चलो अब इस न्यूक्लियस की आत्मा को समझते हैं। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन सुपर डेंस बॉल जैसा है। और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बंधे हुए हैं। एटम का लगभग 99.9% मास इसी छोटे से न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, पर लास्ट चैप्टर एटम्स में हमने पढ़ा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सामने नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम का सारा मास उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हाँ, और कूलम्स लॉ के हिसाब से तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स इतनी छोटी सी जगह में एक साथ कैसे रहते हैं? एग्जैक्टली। न्यूक्लियस को तो एक सेकंड में ब्लास्ट हो जाना चाहिए। हाँ, पर ऐसा नहीं होता। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा राज है। इमेजिन करो कि न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा भीड़ से भरा हुआ कमरा है। ठीक है। इसके अंदर सारे प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और पूरी ताकत से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कमरे से बाहर निकलने के लिए। हाँ, अब इस कमरे के अंदर एक इनविजिबल सुपरग्लू या एक फ्रेंडशिप फोर्स भी है। हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रोटॉन्स के आपसी झगड़े और रिपल्जन पर हावी हो जाती है। ये उन सबको अलग जाने के बजाय एक साथ चिपका कर रखती है। पर इस फोर्स की एक शर्त है। क्या शर्त? ये फ्रेंडशिप फोर्स सिर्फ तभी काम करती है जब पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हों। जैसे ही थोड़ी सी भी दूरी बढ़ती है, ये फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ये एक एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स है। अच्छा, इसीलिए न्यूक्लियस इतना छोटा होता है ताकि सब पास पास रहें और ये फोर्स काम करती रहे। एग्जैक्टली। अब इसके स्केल का अच्छे से समझने के लिए अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ। अगर हम एक एटम को एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दें, तो उसके सेंटर में रखा हुआ न्यूक्लियस सिर्फ एक कंचे यानी मार्बल के साइज का होगा। पूरा स्टेडियम एक एटम और न्यूक्लियस सिर्फ एक कंचा? तो बाकी स्टेडियम में क्या है? खाली जगह। इलेक्ट्रॉन्स उस कंचे के चारों तरफ स्टेडियम में घूम रहे हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस पूरे स्टेडियम का 99.9% मास उस एक छोटे से कंचे में ही है। हाँ, मतलब एटम ज्यादातर खाली जगह है। ये तो वैसा ही है जैसा रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पता चला था। बिल्कुल वही। इस पूरी चर्चा में हम इसी पिनहेड या कंचे के सीक्रेट्स को समझेंगे। ये बना किससे है, क्या चीज इसे जोड़कर रखती है और ये कभी-कभी अनस्टेबल होकर टूटता क्यों है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस इंट्रोडक्शन को टेक्निकल शब्दों में कैसे कहता है। जी, एनसीईआरटी कहती है, In the previous chapter, we have learned that in every atom, the positive charge and mass are densely concentrated at the center of the atom, forming its nucleus. The overall dimensions of a nucleus are much smaller than those of an atom.
This means the volume of a nucleus is about 10 to the power minus 12 times the volume of the atom. In other words, an atom is almost empty. इसमें जो रेडियस के लिए 10 to the power 4 और वॉल्यूम के लिए 10 to the power minus 12 लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, इसको नंबर्स में समझो। एनसीईआरटी कह रहा है कि एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से लगभग 10,000 गुना बड़ा होता है। ओके, 10,000 टाइम्स। हाँ, इसीलिए आर एटम आर न्यूक्लियस का रेशियो 10:4 आता है। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जिसमें रेडियस का क्यूब होता है, तो ये फर्क ट्रिलियन गुना हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द एटम। 1 ट्रिलियन मतलब एक एटम के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से 1 ट्रिलियन न्यूक्लियस फिट हो सकते हैं। बेसिकली हाँ, इसलिए वो मार्बल इन स्टेडियम वाली एनालॉजी थी। और इसका रीजन, जैसा हमने डिस्कस किया, वही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि वो शॉर्ट रेंज है। एग्जैक्टली, वो बहुत पावरफुल है, पर सिर्फ एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में, यानी फेम्टोमीटर 10 to the power minus 15 मीटर की स्केल पर काम करती है। इसीलिए ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक बहुत ही छोटी जगह में बांध कर रखती है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. तो हम essentially यूनिट 12 एटम से आगे बढ़ रहे हैं, जहां न्यूक्लियस हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। हाँ, बस पता था कि सेंटर में कुछ पॉजिटिव और हेवी है। राइट, अब हम उस बॉक्स को खोल रहे हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे के टॉपिक्स जैसे रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के लिए फाउंडेशन बनाएगी। चलो, अब कुछ ऐसे कॉमन साइलेंट किलर्स यानी मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं जो एग्जाम में अननोइंगली मार्क्स कटवा देते हैं। सबसे पहला और सबसे आम मिसकंसेप्शन है कि न्यूक्लियस एटम से बना है। लेकिन इसमें गलत क्या है? न्यूक्लियस तो एटम के अंदर ही होता है, तो वो एटम का ही हिस्सा हुआ ना? हिस्सा है, पर उससे बना नहीं है। ये इंग्रेडिएंट और डिश जैसा है। जैसे केक आटे से बनता है, पर आटा केक से नहीं बनता। आटा केक का इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल, वैसे ही एटम बनता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से, और न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। रिलेशन को अच्छे से याद रखो। एटम इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, समझ आ गया। तो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है, ना कि छोटे एटम से। ये आगे से गलत नहीं होगा। गुड। अब दूसरा गलत आइडिया, सारे न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव और डेंजरस होते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे कोई न्यूक्लियर शब्द बोलता है, दिमाग में एटम बॉम्ब या डेंजर की इमेज आती है। ये मीडिया और मूवीज की वजह से है। सच्चाई इससे बहुत अलग है। हकीकत यह है कि नेचर में ज्यादातर न्यूक्लियाई बिल्कुल स्टेबल हैं। जैसे हमारी बॉडी में कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 के न्यूक्लियाई, जिनसे हम बने हैं। हाँ, वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। रेडियो एक्टिविटी सिर्फ कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी है, जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बैलेंस ठीक नहीं होता। तो इसको कैसे याद रखें? ऐसे सोचो, ज्यादातर न्यूक्लियाई एक पत्थर जैसे स्टेबल हैं, जो सदियों तक वैसे ही रहते हैं। कुछ ही न्यूक्लियाई पटाखे जैसे अनस्टेबल होते हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वो उसे निकालकर स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादातर न्यूक्लियाई स्टेबल है, सिर्फ कुछ ही रेडियो एक्टिव होते हैं। गॉट इट। बिल्कुल। अब तीसरा मिसकंसेप्शन जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। स्टूडेंट सोचते हैं कि हेवियर न्यूक्लियाई हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये तो लॉजिकल लगता है। मतलब एक भारी चीज जैसे एक बड़ा पत्थर ज्यादा मजबूत और स्टेबल होना चाहिए एक छोटे कंकड़ से। नॉर्मल लाइफ में ये सच होता है, पर न्यूक्लियर वर्ल्ड में नहीं। यहां उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम 4 का न्यूक्लियस, जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके। जबकि यूरेनियम 238, जिसमें 238 पार्टिकल्स हैं, वो रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है। पर ऐसा क्यों? बड़ा न्यूक्लियस कमजोर क्यों है? उस फ्रेंडशिप फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की शर्त याद करो। वो शॉर्ट रेंज है? हाँ, एक बहुत बड़े न्यूक्लियस में एक कोने में बैठा प्रोटॉन दूसरे कोने में बैठे प्रोटॉन से बहुत दूर हो जाता है। उनके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करती। लेकिन उनका झगड़ा यानी कूलम रिपल्शन, जो कि लॉन्ग रेंज है, वो जरूर काम करता है। एग्जैक्टली। तो बड़े न्यूक्लियस में दूर दूर के प्रोटॉन्स का रिपल्शन जीतने लगता है और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। पर नई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सही समझा। अब इस सब को हमेशा के लिए याद कैसे रखें? लेट्स यूज सम मेमोरी एंकर्स। सबसे पहले एक लाइन याद रखो, न्यूक्लियाई आर टाइनी, डेंस एंड फुल ऑफ ड्रामा। टाइनी, डेंस एंड फुल ऑफ ड्रामा। टाइनी मतलब बहुत छोटा साइज, डेंस मतलब बहुत भारी, मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और फुल ऑफ ड्रामा का मतलब अंदर फोर्सेस की लड़ाई चल रही है,
रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बीच। और कभी-कभी उस ड्रामा से रेडियो एक्टिविटी भी होती है। ये आसान है, याद रहेगा। अब एक फिजिकल जेस्चर ट्राई करो, एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए बहुत काम आएगा। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे से सटा लो, जैसे वो चिपक गए हैं। ठीक, कैसे? ये है स्टेबल न्यूक्लियस। अब इन मुट्ठियों को तेजी से वाइब्रेट करो। ये न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी है। अब अचानक से एक उंगली को झटके से बाहर की तरफ फेंको। ओके, फ्लिक। ये है रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें एक पार्टिकल बाहर निकल गया। ये अच्छा है, विजुअल भी है और एक्शन भी, इससे याद रहेगा। और आखिरी चीज, उसकी डेंसिटी का अंदाजा लगाने के लिए एक एक्सट्रीम एसोसिएशन। अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस के मटेरियल से यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से चीनी के एक दाने जितना क्यूब बनाएं, एक शुगर क्यूब। हाँ, तो उस एक छोटे से क्यूब का वेट माउंट एवरेस्ट जितना होगा। माउंट एवरेस्ट जितना? सिर्फ एक शुगर क्यूब का इतना डेंस? हाँ, इससे हमेशा याद रहेगा कि न्यूक्लियस में मास कितनी ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो आज की इस चर्चा को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समराइज करते हैं जो एग्जाम के लिए क्रूशल हैं। पहला पॉइंट, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग 99.9% मास उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटे से न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए एटम ज्यादातर खाली जगह है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन्स के बीच जबरदस्त रिपल्शन के बावजूद न्यूक्लियस इसलिए स्टेबल रहता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे जोड़कर रखती है। ये फोर्स बहुत पावरफुल है, पर सिर्फ एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में ही काम करती है। और तीसरा पॉइंट, सभी न्यूक्लियाई एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर स्टेबल होते हैं, पर कुछ अनस्टेबल होते हैं। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बैलेंस बिगड़ता है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई पार्टिकल्स या एनर्जी एमिट करके स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। Thank you.